चलिए अगला टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र इंग्लिश में जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसकी एक फोटो देख लेंगे, इसको थोड़ा समझ लेंगे, फिर आगे थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे और फटाफट रिवाइज करेंगे इसमें। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, और सही वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, देखो। ये जो आपको सामने फ़ोटो दिख रही है ना, देखो ये ब्रेन दिख रहा है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है रेड कलर की जो है, और ये पूरे शरीर में आपके जो फैली है ये तंत्रिकाएं हैं जिन्हें नर्व्स कहते हैं। ठीक है, ये देखो, है ना। तो होता क्या है, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे तुम्हारा ये हाथ है, ठीक है, हाथ में मान लो ऐसे पिन चुभ हुई, ऐसे खट्टे से यहाँ पे पिन चुभाया, या मान लो कुछ ठंडा गर्म लग गया, तो होता क्या है, ये सिग्नल यहाँ से ऐसे जाता है, ये इधर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाएगा ब्रेन में, है ना। फिर ब्रेन डिसाइड करेगा कि क्या करना है, हाथ को हटाना है नहीं हटाना है, और ये एकदम तुरंत होता है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि सिग्नल जाएगा तो टाइम लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगता, 1 सेकेंड से भी बहुत कम टाइम लगता है। तभी आपने देखा होगा आपका हाथ जैसे ही किसी मतलब फॉर एग्जांपल आपके हाथ में अगर पिन चुभाई जाती है ना, तो जैसे पिन चुभाई खट्टे से आपका हाथ हट जाता है। तो ये बहुत कम टाइम में होता है। तो होता यही है कि ये जो नर्व्स रहती हैं, ये जो तंत्रिकाएं रहती हैं, ये पूरे शरीर में फैली रहती हैं, है ना। ये देखो पूरे शरीर में, शरीर के अंदर भी, अंदर बाहर सब जगह फैली रहती हैं। ठीक है, ये एंड पॉइंट्स हैं, ये सारे एंड पॉइंट्स हैं। तो कहीं पे भी कोई सेंसेशन होती है तो सीधा पहले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा आपके ब्रेन में, और ब्रेन फिर डिसाइड करेगा कि आगे क्या एक्शन लेना है। तो यही है आपका तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, ऐसा नहीं कि आदमी नर्वस हो जाता है। नर्वस सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि नर्व्स से बनता है, तंत्रिकाओं से, जिसको इंग्लिश में नर्व बोलते हैं ना। ये लिखा ना NERVES, इसको बोलते हैं नर्व्स। ये सारी नर्व्स हैं, है ना। तो इनसे मिलके बना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। ये चीज आई समझ में। अब देखो, ये जो तुमको दिख रही है ये पूरी लंबी लंबी, है ना, ऐसा। तो ये ऐसा नहीं है कि एक पूरी डंडी है ऐसी, है ना, और अंत तक गई, ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी सेल्स से मिलके बनी होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। और आपका ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन, वो भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसा जब मैंने आपको किडनी बताया था, तो किडनी बताते समय क्या बोला था कि उसकी इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। क्यों? क्योंकि किडनी जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, लाखों कोशिकाएं रहती है, जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब 10 लाख, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 10 लाख नेफ्रॉन जब मिलते हैं तो एक किडनी बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे ही जब हम ब्रेन की बात करें, या स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, या फिर नर्व्स की बात करें, है ना, तो वो किससे बनता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, न्यूरॉन से बनता है। ठीक है, तो ब्रेन की इकाई कौन सी है, न्यूरॉन है। किडनी की इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन्स, है ना, नेफ्रॉन। एक इकाई मतलब एक कोशिका का नाम, इकाई मतलब यूनिट इंग्लिश में कहते हैं, है ना। कि सिंगल जब आप उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, ब्रेन। ब्रेन की बात करूं तो आपको ये मिलेगा, एक सिंगल सेल मिलेगा। और ऐसे लाखों सेल जब आपस में मिलते हैं तो आपका ब्रेन बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है। अब लाखों कैसे मिलते हैं, देखो ध्यान से देखो। होता क्या है, सिग्नल इधर से आता है ना, ये आप देख रहे हो, यहाँ से सिग्नल आता है इसमें, है ना। फिर ऐसे सिग्नल आएगा 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 और ये एंड तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिग्नल पहुंच गया। अब फिर क्या होगा, अब दूसरा न्यूरॉन जो होगा, ठीक है, दूसरा जो न्यूरॉन होगा वो यहाँ पे अटैच होगा, है ना। ये जो है ना एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन अंत। तो यहाँ पे आके दूसरे न्यूरॉन का ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर एंड तक जाएगा, उसकी भी एक एंडिंग होगी। तो होता क्या है, दूसरे न्यूरॉन का ऊपर वाला हिस्सा पहले न्यूरॉन के आखिरी वाले हिस्से से जुड़ता है ना। ये जो आपका पहला न्यूरॉन है ना, इसका आखिरी हिस्सा कौन सा है, ये है ना। तो दूसरा जब कोई न्यूरॉन आएगा तो वो यहाँ पे आके जुड़ेगा और ऐसे सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, एक न्यूरॉन होता है, उससे दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है, उससे तीसरा न्यूरॉन जुड़ता है, उससे चौथा न्यूरॉन जुड़ता है, और ऐसे करके लाखों न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं। और ऐसे करके हमारे ब्रेन का निर्माण होता है, ऐसे ही करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है, और ऐसे ही करके हमारे शरीर में जितनी भी तंत्रिका हैं, जितनी भी नर्व्स फैली हुई हैं, उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूरॉन्स है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत डीप में नहीं आता। यही पूछ सकता है कि जो आपकी ब्रेन जो है, उसकी इकाई क्या है, उसकी यूनिट क्या है ना। ब्रेन की यूनिट क्या है, तो आपको क्या लिखना है, न्यूरॉन्स है। किडनी की पूछे तो उसका क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, ये है, ये नाम वाम लिखा है तो इसको देख लेना, इसकी फोटो मैंने अपने नोट्स में भी डाल दी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, क्या क्या कैसा चल रहा है। अब इसकी थोड़ा सा अपन इसमें
डिटेल में देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलूंगा, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लगाने हैं और परीक्षा धाम से आप लगाना एमसीक्यू और थोड़ा सा थ्योरी उससे देख लेना, तो उससे आपको एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने नोट्स पे फटाफट। देखो ये मैंने चित्र बनाया समझाने के लिए बनाया, ठीक है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये आपके नर्व्स निकली है ना, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये नर्व्स निकली हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में भी आ चुका है, शायद 2020 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आया था, क्रेनियल नर्व्स, है ना, ये डायरेक्ट आया था। हिंदी में मेरे को नहीं याद है क्या आया था, हिंदी का नाम मेरे को याद नहीं है, इंग्लिश का मेरे को अच्छे से याद है। हाँ, कपाल तंत्रिका, ठीक है, कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल मतलब कपाल, नर्व्स मतलब तंत्रिकाएं। तो कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं मनुष्य में, तो डायरेक्ट आया था 12 जोड़ी, 12 जोड़ी मतलब 12 पेयर्स, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नर्व्स रहती है ना, 12 जोड़ी मतलब क्या होगा, 12 दूनी 24, जोड़ी का मतलब पता है ना, जोड़ी मतलब एक जोड़ी में दो होते हैं, तो 12 जोड़ी मतलब 24, और ये डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी रहती है, ये ब्रेन से, है ना, ये जो निकलती है ना, ये देखो ये दिख रहा, इसलिए मैंने अलग से बनाया, ये ब्रेन से जुड़ी रहती है। और दूसरी होती है अपनी स्पाइनल नर्व्स, तो स्पाइनल नर्व्स किससे होती है, स्पाइनल कॉर्ड से, ये स्पाइनल कॉर्ड है आपकी रीढ़ की हड्डी, यहाँ से जुड़ी रहती है, और ये होती है 31 जोड़ी, 31 पेयर्स, तो एकदम याद रखना, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स यानी कि कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं, और ये क्यों बोलते हैं इनको कपाल तंत्रिकाएं, कपाल मतलब क्या होता है, आपका सिर माथा, है ना, तो कहने का मतलब ये डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ा होता है ना। और उसके बाद स्पाइनल नर्व जो होती है ये आपके एंड कहाँ पे होती है, स्पाइन में एंड होती है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ये फोटो बनाया मैंने समझने के लिए। अब उसके बाद ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कैसे पता चलेगा आपको, इसके लिए ध्यान से सुनो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या रहता है ना, ऑप्शन क्लिक नहीं करता है ना, तो ऑप्शन क्लिक करवाने के लिए आपको एमसीक्यू लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो एमसीक्यू इसका बहुत ज़रूर लगाना परीक्षा धाम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लेना, और अगर दूसरी कोई एमसीक्यू की किताब हो तो वहाँ ज़रूर देख लेना। ये आपको समझाने के लिए मैंने ब्रेन बनाया है। देखो ब्रेन जब हम पढ़ते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला है आपका जो फ्रंटल वाला पार्ट होता है जिसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, अग्र मतलब क्या होता है, अग्र मतलब सामने वाला पार्ट। दूसरा होता है बीच वाला पार्ट जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, बीच वाला पार्ट। और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला भाग, ठीक है। तो जो आगे वाला पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क जिसको कहते हैं, वो 3 पार्ट में होता है। एक होता है सेरिब्रम, ये लिखा ना आपका, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी मैंने समझाने के लिए बना दिया है कि यहाँ पे आपकी पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो पहला पार्ट ब्रेन का कौन सा है, अग्र मस्तिष्क यानी कि फ्रंटल ब्रेन, है ना। तो फ्रंटल ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, आगे बताऊंगा आपको 3 पार्ट कौन से होते हैं, सेरिब्रम, ये सेरिब्रम, फिर ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस, है ना, ये हो गया। सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है, ये देखो रेड कलर का पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा सेरिब्रम है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम, है ना, जो कि अग्र मस्तिष्क यानी फ्रंट ब्रेन का पार्ट है। दूसरा आता है आपके भेजे का बीच वाला हिस्सा जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिड ब्रेन, तो ये है मिड ब्रेन, इसके कुछ खास पार्ट्स नहीं होते, ना ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा आपका होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मतलब क्या होता है, पीछे वाला हिस्सा। तो ये देखो पीछे वाला हिस्सा क्या लिखा है, हिंड ब्रेन, हिंड मतलब पीछे वाला हिस्सा। तो उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है पोन्स, ये है पोन्स, है ना, पोन्स बोला ना, कुछ और मत समझना, पोन एक दूसरा भी प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ये होता है पोन्स। दूसरा हिस्सा होता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, मैंने खाली मेडुला लिखा है, ये है मेडुला। और तीसरा होता है सेरिबेलम, ये है आपका जो हरे कलर का और अंदर नीले कलर का पार्ट है, सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम है, सेरिब्रम नहीं है, सेरिब्रम ये है ना, ये सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है। तो 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट होगा आपका फ्रंटल ब्रेन हो गया जिसको हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन आते हैं, सेरिब्रम आता है, ये सेरिब्रम, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है, ये 3 आते हैं। दूसरा हो गया आपका मिड ब्रेन, बीच वाला ब्रेन, उसमें कुछ नहीं आता, उसको याद रखने की जरूरत नहीं। और तीसरा आता है जिसको हिंदी में कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, इंग्लिश में जिसे कहते हैं हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट आते हैं, एक तो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि दिमाग का कौन से हिस्से से कौन सा कार्य होता है, ठीक है। तो उसको याद रखने की, देखो मैं ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है क्या ट्रिक है। इसको याद रखने के लिए आप एमसीक्यू लगाओ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 90% बार जो है क्वेश्चन अगर ब्रेन से आ रहा तो वो रिपीट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए एमसीक्यू जरूर लगाओ, परीक्षा धाम जरूर पढ़ लेना एमसीक्यू लगाने के लिए, ठीक है। अब ये जो ब्रेन के अलग अलग हिस्से मैंने लिखे हैं, हालांकि ये आता नहीं फिर मैंने बनाने के लिए लिख दिया है, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये मैंने लिख दिया है ना। ये पार्ट है आपका
सेरिब्रम का, इतना बड़ा सेरिब्रम ना, ये देखो ये यहाँ से लेके एंड तक जा रहा है ना सेरिब्रम, ये तो इसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये पूरे सेरिब्रम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सामने वाले पार्ट को फ्रंटल लोब कहते हैं, फिर एक नीचे वाले पार्ट को टेम्पोरल लोब कहते हैं, पीछे वाले को ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, फिर एक को पेरिटल लोब कहते हैं। ये डिवाइड कर दिया है, इससे नॉर्मली क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा थ्योरी में आ जाते हैं। देखो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखो सबसे सिंपल है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें सिर्फ दो हिस्से आते हैं। कौन सा? एक आपका दिमाग आएगा ब्रेन, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों पार्ट किस में आते हैं? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, क्योंकि बॉडी के एकदम सेंटर में है ना। आप देखो ये है आपका ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये एकदम सेंटर है बॉडी के, और सारी जितनी नर्व्स है यहीं पे आकर जुड़ती हैं। जैसे बोलते हैं ना कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वैसे समझ लो ये ऐसे ही है। शरीर के जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, वो आके यहीं पे डायरेक्ट आपको जुड़ेंगी, है ना। ये एकदम बीच वाला पार्ट है, यही सबको कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दो पार्ट हैं, एक ब्रेन, ये आपका ब्रेन, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में जिसे कहते हैं मेरु रज्जु, है ना। फिर दूसरा आपका आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या होता है? देखो वॉलंटरी और ऑटोनॉमिक ये क्या होता है, देखो समझो। वॉलंटरी जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो अभी आप हाथ देखो, हाथ की जो उंगली है उसको मेरे को बंद करना है, खोलना है, या हाथ को ऊपर नीचे करना है, मेरे को अपने पैर चलाने हैं, है ना, या कोई भी काम जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको कंट्रोल कर सकते हो, है ना। वॉलंटरी इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, यानी कि, या फिर दूसरा नाम है इसका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या है ऑटोनॉमिक? आपको पता है ना, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? खुद ब खुद, जो खुद से चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दिल की धड़कन खुद से चल रही है, आप चलाते नहीं हो उसको, शरीर खुद ब खुद उसको चलाता है। आपका पाचन तंत्र, डाइजेशन, है ना, शरीर खुद ब खुद आप जो खाना खाते हो उसको पचाता है। आप नहीं पचाते, है ना। सांसें आपकी खुद से चलती हैं, है ना। नाड़ी आपकी खुद से चलती है, ठीक है। ब्लड आपका खुद से फ्लो होता है। तो जो भी काम आपका शरीर आपकी बिना इच्छा के, इच्छा हो ना हो, वो ऑटोमेटिक काम होगा ही होगा। दिल धड़केगा ही धड़केगा, सांस चलेगी ही चलेगी, ब्लड फ्लो होगा ही होगा, है ना। तो ये काम ऑटोमेटिक होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा ये ऐच्छिक या कि वॉलंटरी या कि सोमैटिक, उसको बोलते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार होता है। आप अपने हाथ हिला सकते हो, पैर हिला सकते हो, मुंडी हिला सकते हो, ठीक है ना। तो ये आता है किसमें? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में, क्योंकि आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हो। अब इसमें दो चीजें हैं यहाँ पे। ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम, और दूसरा है असिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो क्या होता है, हिंदी थोड़ी कठिन है इसकी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका। आप इंग्लिश याद रखो, है ना, इंग्लिश से ज्यादा अच्छे से याद होगा। देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऊपर ऊपर याद रखो, ये तब एक्टिवेट होता है जब भी आपके शरीर को किसी खतरे का आभास हो, है ना, या फिर ऐसा हो कि आप बहुत ज्यादा खुश हो गए हो, है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो, ठीक है ना। तो होता क्या, उस समय क्या होता है, आपका शरीर एकदम अलर्ट हो जाता है। जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो क्या होता है? शरीर एकदम अलर्ट हो जाता है ना। चारों तरफ आपके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप एकदम अलर्ट हो जाते हो अपने आसपास की चीजों के लिए, ठीक है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आप एक्साइटेड अवस्था में होता है। दूसरा है आपका असिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये कब एक्टिवेट होता है? जब आप एकदम आराम की अवस्था में होते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेटे हुए हो आराम से या सो रहे हो, ठीक है। आपकी जो सांसें हैं धीरे धीरे आराम से चलती हैं, ब्लड फ्लो एकदम आराम से होता है, शरीर में किसी तरह की कोई तनाव नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? असिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, जब भी आप बिना किसी स्ट्रेस के आराम से, शरीर एकदम आरामदायक स्थिति में है, शरीर को कोई खतरे का आभास नहीं है, उस समय आपका असिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और जब भी शरीर को खतरे का आभास होगा, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, एड्रेनलिन बढ़ जाएगा, ठीक है, उस समय आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये हो गया। समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे करके देख लेना, मेरे को जल्दी से इसको खत्म करना है, थोड़ा सा पीछे कर लेना और उसके बाद फिर से इसको सुन लेना, 2-3 बार सुनोगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो नर्व्स के बारे में लिखा है,
तो नर्व्स मतलब वही बताया ना जो ये फैला हुआ था, ये जो नर्व्स फैली हुई है ना, ये जो फैला हुआ नर्व्स, तो ये इसके कुछ टाइप होते हैं, एग्जाम में हालांकि आता नहीं है, तो उसके कुछ टाइप होते हैं। एक टाइप क्या होता है जो यहाँ से सिग्नल लेके कहाँ तक पहुंचाएगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा, ठीक है। दूसरा टाइप होगा जो ब्रेन से सिग्नल लेके शरीर के किसी भाग तक पहुंचाएगा। और तीसरी टाइप की नर्व्स होती हैं जो मिक्स होती है दोनों का, है ना, दोनों काम करती है, शरीर से लेकर ब्रेन तक भी पहुंचाएगी और ब्रेन से लेकर शरीर तक भी पहुंचाएगी, है ना। तो ये तीन टाइप की नर्व्स होती हैं, यानी तीन टाइप की तंत्रिकाएं होती हैं। तो वही यहाँ पे इसका जो है ये लिखा हुआ है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, और तीसरा होता है मिक्स्ड नर्व्स, है ना। नर्व्स मतलब तंत्रिकाएं। तो सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, सेंड मैसेजेस फ्रॉम सेंसेस टू ब्रेन, है ना। यानी कि शरीर के किसी भी भाग से, किसी भी भाग मतलब शरीर का बाहरी भाग, आंतरिक भाग, है ना, बाहरी मतलब स्किन हो गया, आंतरिक मतलब लीवर हो गया, फेफड़े हो गए, सब हो गए। तो उनसे लेके ये संदेश कहाँ तक पहुंचाती है, आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। दूसरा पार्ट है आपका मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स मतलब क्या है, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू ऑल द मसल्स, ठीक है। ब्रेन से सिग्नल ही शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है। तीसरा होता है मिक्स्ड नर्व्स, मतलब दोनों टाइप का काम ही करती है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता। अब यहीं पे मैंने जो है जो ऊपर आपको बताया था ना डिवीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा मैंने इंग्लिश में लिखा। इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि हिंदी में यार मतलब मिल नहीं रहा था ये कंटेंट, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। ज़्यादा इसकी टेंशन मत लेना, ये मैं हिंदी में बता दूंगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन जो होता है वो भी बताता जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे मैंने कंप्यूटर के एग्जाम्पल से बताया था, सीपीयू ऑफ द बॉडी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंटर हब विच इंस्टिगेट्स इंफॉर्मेशन, कमांड्स एंड कोऑर्डिनेट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑल अदर एक्टिविटीज इन द बॉडी। शरीर की जितनी भी अदर एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी शरीर की होती है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, मैंने बता दिया, एक ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब एक एक करके पहले ब्रेन देखेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे। तो ब्रेन क्या होता है, इट इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम 5 सेंसेस इन अ बॉडी अलॉन्ग विथ इंटरनल ऑर्गन स्टोमक। मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि समझता है कि अगर कोई सेंस आ रहा है शरीर के किसी भी हिस्से से, तो वो क्या है। जैसे आपने गैस जला के वहां पे अपनी उंगली रख दी, ठीक है, तो वहां से सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन में, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको समझेगा क्या, कि ये जो हाथ आपने आँख के ऊपर रख दिया है तो वो सही है कि गलत है, आपको क्या करना चाहिए उस समय। हाँ, जैसे ब्रेन को समझ में आ जाएगा भाई आपने आँख के ऊपर हाथ रख दिया, अपने हाथ को फटाफट हटाओ नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, सिग्नल को समझ रहा है कि अब फर्दर एक्शन क्या लेना है, ठीक है। तो वो काम होता है ब्रेन का। दूसरा हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी। कैसे, तो देखो फोटो में जैसे मैंने आपको दिखाया था, ब्रिज का काम कैसे करता है ये देखो, ये एक तरह का ब्रिज का काम कर रहा है ना। बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं वो कहाँ पे आके जुड़ती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में आके जुड़ती हैं, है ना। कहीं से भी आकर शरीर के किसी भी हिस्से से पहले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड संदेश को कहाँ तक पहुंचाएगा, ब्रेन में पहुंचाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एज अ ब्रिज, है ना। ब्रेन और शरीर के दूसरे अंगों के बीच में एज अ ब्रिज काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है, ठीक है। 5 सेंसेस कौन से हैं आपके, पहला है विजन, आंखों से देखते हैं। फिर हियरिंग होता है, कानों से सुनते हैं। फिर टच होता है, स्किन से टच पता चलता है। फिर स्मेल होता है, नाक से सूंघते हैं। और टेस्ट, टंग, जीभ से टेस्ट होता है। तो शरीर की 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस हैं। तो यहाँ से सिग्नल आपका जाता है कहाँ पे, ब्रेन में जाता है। उसके बाद ब्रेन इंटरसेप्ट करता है उस सिग्नल को, ठीक है। अगला पार्ट आ जाते हैं ब्रेन। ब्रेन के मैंने 3 पार्ट आपको बताए थे फोटो में, ठीक है, पीछे करके देख लेना वीडियो को। अभी वहां नहीं जाऊंगा पीछे, नहीं तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा वीडियो खत्म करने में, फटाफट खत्म करना है इसको। तो फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क सामने वाला पार्ट, है ना। मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाला पार्ट, ठीक है। हिंड मतलब पीछे वाला होता है। तो फोर ब्रेन के फिर से फर्दर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ये मैंने ऊपर फोटो में बता दिया था, ठीक है। पीछे करके देख लेना जहां मैंने ब्रेन की फोटो दिखाई थी, ठीक है। सेरिब्रम मैंने बताया था सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। फिर हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये 3 पार्ट होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया है, और भी एक पार्ट था, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। फिर हिंड ब्रेन के पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला ऑब्लांगेटा इंपॉर्टेंट है, पोन्स, है ना। ये देख लेना, और पीछे करके ब्रेन की फोटो एक बार और देख लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस शरीर की इस तरह की घटना के लिए शरीर का, ब्रेन का कौन सा हिस्सा उत्तरदायी होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वही सब लिखा है सेम जो मैंने बताया था, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इट इन्वॉल्व्स पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के
जितनी भी नर्व्स आपके शरीर में, जितनी भी तंत्रिकाएं आपके शरीर में फैली हुई हैं, वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब लिखा है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसे और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या क्या करता है, इसका फंक्शन ये है, ट्रांसफर इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल में ही सिग्नल ट्रांसफर करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि आपका ब्रेन, तो ब्रेन से शरीर के दूसरे भागों में ये सिग्नल भेजता है, ये बताता है कि अब करना क्या है ना। जैसे मैंने हर बार एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सुई चुभ हुई, तो सुई चुभ हुई हाथ में, सिग्नल जाएगा पहले ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में जैसे ही सिग्नल गया, तो अब मान लो बहुत एकदम क्या कहते हैं कि बहुत शार्प सुई नहीं चुभ हुई है ना, ऐसे नहीं चुभ हुई कि जैसे ही चुभी और हाथ आपने हटा लिया, ठीक है ना, थोड़ी सी एकदम चुभा है। तो ऐच्छिक तंत्र का तंत्र क्या करेगा, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऐच्छिक तंत्र का तंत्र, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। यानी कि शरीर के जो भी हिस्से आप अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हो, जैसे आपको मान लो पेट हिलाना है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार पेट हिला सकते हो ना, हाथ चलाना है, पैर चलाना है, अपनी इच्छा से मान लो पलकें झपकाना है, अपनी मुंडी हिलानी है, ये सारे काम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। सिर्फ अभी समझने में ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं आएगा, अभी इसको समझो कि ये काम क्या करता है, क्योंकि अगर एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं उसे, है ना, फिर किसे कहते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, तब तो सही क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया ना, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शरीर के दूसरे हिस्सों में आपके सिग्नल भेजता है, ताकि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को चला सकें, इच्छा के अनुसार चला सकें, ठीक है, इच्छा के अनुसार। अब ये मैंने बताया था ना, कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, जो मैंने फोटो में दिखाया था, ये कितनी जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, है ना, 12 पेयर, ठीक है। और कहाँ से निकलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं डायरेक्ट। दूसरी होती है आपकी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, ये कहाँ से निकलती हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, मेरु रज्जु से निकलती हैं। और ये कितनी होती हैं, 31 पेयर, 31 जोड़ी होती हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये मैंने बता दिया था कि वो नर्वस सिस्टम होता है जो खुद ब खुद काम करता है ना। ये एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो हार्ट खुद ब खुद धड़कता है, लंग्स फेफड़े आपके खुद ब खुद चलते हैं, स्टमक पाचन क्रिया खुद ब खुद, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, है ना, सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये सारी के सारे जितने अंग हैं खुद ब खुद काम करते हैं। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको लीवर को बोलना नहीं पड़ता कि भाई इतना काम कर दे, है ना, फेफड़ों को आपको बोलना नहीं पड़ता कि अब इतनी सांस लेनी उतनी नहीं लेनी। तो शरीर के जो भी पार्ट अपना काम खुद ब खुद किए जा रहे हैं, ऑटोमेटिक किए जा रहे हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये इंग्लिश का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने नेट में लिखा था इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपके भेजे में घुसना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कि शरीर के वो भी जो भी सारे अंग हैं वो खुद से जो काम करते हैं, है ना। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, आंतरिक जितने भी अंग हैं शरीर के, आंतरिक जितने भी अंग हैं जो खुद ब खुद अपने आप काम हो रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त मतलब फ्री होता है, ठीक है, ऑटोनॉमिक। फिर ये है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने बता दिया था आपको कि जब भी आप कभी एक्साइटमेंट की अवस्था में होते हो, बहुत ज़्यादा खुश होते हो, या आपके शरीर को ऐसा लगता है कि कोई खतरा आ रहा है, उस समय आपका ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपका ये पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिवेट होता है, जब भी बॉडी आपकी आराम की अवस्था में होती है, शांत अवस्था में होती है, कोई खतरा नहीं होता शरीर को, उस समय कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हिंदी में जिसे कहते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। चीज क्या है उतना याद रखो, ये इंग्लिश में इसको मत देखो, ठीक है, ये तो हिंदी मीडियम कई वाले बोलेंगे कि इंग्लिश में लिख दिया, ये मैंने समझाने के लिए डेफिनेशन लिखी है, बाकी जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। सिंपैथेटिक एक्साइटमेंट की अवस्था में, जब शरीर को खतरा हो, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शरीर अलर्ट हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक, जब शरीर एकदम आराम की अवस्था में होता है, कोई जल्दीबाजी नहीं होती, एकदम सुकून की अवस्था में, तो सुकून की अवस्था पैरासिम्पैथेटिक। आगे आते हैं, अब यहाँ से मैंने थोड़ी डेफिनेशन लिखी। तंत्रिका तंत्र क्या है, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण तथा वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है। फिर मैंने ये पार्ट लिखे हैं, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब सामने वाला, ठीक है। फोर ब्रेन को हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, है ना। ये थोड़ी गड़बड़ हो गया, प्रमस्तिष्क यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेरिब्रम, ठीक है। तो देखो फोर ब्रेन जो होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, वॉलंटरी,
जो आपकी रहती हैं, और बाकी के जो दो पार्ट हैं मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ये आपके अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अनैच्छिक मतलब जो बिना आपकी इच्छा की होती है, सांस बिना इच्छा के चल रही है, डाइजेशन बिना इच्छा के हो रहा है ना, दिल की धड़कन दिल बिना इच्छा के धड़क रहा है। बिना इच्छा के मतलब ऐसा है कि आप नहीं भी चाहोगे ना कि दिल धड़कना बंद कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, दिल धड़कने दो, दिल धड़कता ही रहेगा, है ना, वो ऑटोमेटिक काम हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी ऑटोमेटिक काम शरीर में होते हैं ना, जिसमें आपको दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं होती, उसमें आपके मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क का काम रहता है। और जितने भी एक्शन रहते हैं जो आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हो, उसमें आपके फोर ब्रेन का काम रहता है। फोर ब्रेन के पार्ट मैंने लिख दिया, ये ना सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये हैंड ब्रेन के पार्ट है। ठीक है, अब एक एक करके ब्रेन के पार्ट देख लेते हैं, उनका काम देख लेते हैं। और ये याद कैसे होगा, आपको एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यू जब तक नहीं लगाओगे तो तुरंत ऐसे रट्टाफिकेशन से याद नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट देख लेते हैं, सेरिब्रम, है ना, प्रमस्तिष्क जिसे हिंदी में कहते हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, मैंने आपको फोटो में दिखा दिया था। पूरे ब्रेन का 80 to 85% पार्ट यही होता है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और बीच में ये आपस में कॉर्पस कॉलम से जुड़े रहते हैं। अभी दिखाने का उतना टाइम नहीं है, उतना आता भी नहीं है, तो उसमें जाओ मत। इम्पॉर्टेंट ये है कि काम क्या करता है। ठीक है, ये देखो, ये याद रखना। तो ये क्या काम करेगा, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम शरीर के अंगों से संदेश पहुंचाएगा ब्रेन तक। शरीर के अंग जैसे आपकी आईज, आंखें हो गई, कान हो गया, स्किन हो गई, नाक हो गई, जीभ हो गई, तो यहाँ से संदेश कहाँ तक पहुंचाएगा, ब्रेन तक। कौन करता है, ये सेरिब्रम। ठीक है, इंद्रियों को महसूस करने का काम। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्या है, निर्णय लेने का काम, प्लानिंग करना, किसी चीज को याद रखना, है ना, यानी स्टोर करना, सोचने का काम। ये सारे काम किसके होते हैं, प्रमस्तिष्क के, सेरिब्रम के होते हैं। याद कैसे होगा, 4-5 बार इसको पढ़ना, उसके बाद एमसीक्यू लगाना। ठीक है, पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाना, तब याद होगा। ठीक है, तो क्या काम होता है इसका, प्रमस्तिष्क का, अंगों से संदेश प्राप्त करना। अंगों से मतलब आपने कुछ खाना खाया तो एक कुछ टेस्ट हुआ ना, उस चीज का टेस्ट आया, वो टेस्ट ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये सेरिब्रम करेगा। ठीक है, आपने कुछ देखा, आपको कुछ दिखा, ठीक है ना, वो इमेज आपके ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, ये सेरिब्रम पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ सुना, ठीक है, जब आपने कुछ सुना तो सुनने के बाद वो जो आवाज है वो ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, ये सेरिब्रम पहुंचाएगा। आपने कुछ छुआ, उस टच को ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा। ठीक है, आपको कोई चीज याद रखनी है ना, तो वो याद आप कैसे रखेंगे, इस सेरिब्रम के कारण याद रखेंगे। कोई प्लानिंग करनी है, किसी चीज के बारे में सोचना है, विचार करना है, तो उन सब के लिए जिम्मेदार ये होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना। ठीक है ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको देख लेना, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी, और एमसीक्यू जरूर लगाना। आगे बढ़ते हैं, थैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दो पार्ट हैं। तो देखो, थैलेमस क्या करता है, विभिन्न प्रकार की संवेदनशील जानकारी, मेनली कौन सी है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, दर्द, ठंडा, गर्म, स्पर्श, इन सब की जानकारी सेरिब्रम तक भेजता है। सेरिब्रम मतलब ये, है ना, तो सबसे पहले संदेश कहाँ, सबसे पहले सिग्नल कहाँ पे आता है, सबसे पहले सिग्नल आता है थैलेमस में, है ना। कोई चीज ठंडी लग गई, कोई चीज गर्म लग गई, या आपको कोई दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो पहले सिग्नल आता है थैलेमस में, और फिर थैलेमस उस सिग्नल को कहाँ पे भेज देता है, सेरिब्रम में भेज देता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है, दर्द, ठंडा, गर्म, स्पर्श, है ना। अब आ जाते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, देखो, मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि शरीर की और दूसरी भी जितनी ग्रंथियां होती हैं, जितनी ग्लैंड्स होती है, उनको कंट्रोल करने का काम कौन सी करती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी ये पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर है। अब इसे डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा आता है कि शरीर का तापमान नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है ना, भावनाओं का केंद्र, प्रेम, घृणा, नींद और भूख को नियंत्रित, रेगुलेट करती है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि तापमान को कंट्रोल करती है, भूख को, प्यास को, नींद को, है ना, कि आपका पेट भर गया कि नहीं भर गया, पसीना आना, इन सारी चीजों को नियंत्रित करती है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, तो इसको याद रखना और एमसीक्यू लगाना, तब आपके भेजे में घुसेगा। उसके बाद है आपका मध्य मस्तिष्क। छोटा सा काम है इसका, क्या, सुनने की प्रक्रिया का नियंत्रण और आंखों की गतिविधियों का नियंत्रण। तो आंखों से देखना, है ना, आंख से आप देख रहे हैं, उसका कंट्रोल कौन करता है, ये मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन।
आंख को इधर उधर कर रहे हैं, आंख की पुतली करते हैं ना, पुतली कभी इधर कर ली, पुतली कभी उधर कर ली, उसका कंट्रोल भी क्या करता है, मिड ब्रेन करता है। और सुनने की प्रक्रिया का नियंत्रण भी मिड ब्रेन करता है। इनसे देखो ब्रेन से क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम आता है कि ये क्वेश्चन दे देगा कि ये जो पर्टिकुलर काम है ये ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और कई बार बहुत बार ये क्वेश्चन एकदम रिपीटेड होते हैं, इसलिए मैं आपको हर बार अभी बार बार बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू जरूर लगाना, ठीक है ना, एमसीक्यू जरूर लगाना। एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो एग्जाम हॉल में वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर आपका पोन्स, पोन्स का काम क्या है, श्वसन में सहायता, सांस लेने में सहायता। फिर एक है आपका मेडुला ऑब्लागेंटा। मेडुला ऑब्लागेंटा क्या लिखा है, ऐच्छिक अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। मतलब आप ये समझो कि कोई भी चीज जो एकदम अचानक हो जाए, है ना, जैसे मान लो जम्हाई, छींक, हिचकी, पलक झपकना, डकार, मितली, उल्टी, खांसना, अचानक से खांसी आ गई, निगलना, लार आना, ठीक है ना, इन सब का कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लागेंटा करता है। और ये बहुत हिट क्वेश्चन है ना, खासतौर पे ये सारे आते हैं कि छींक आ जाए, जम्हाई आ जाए, हिचकी आ जाए, ठीक है ना, डकार आ जाए, उल्टी हो, तो इन सब का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लागेंटा करता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लागेंटा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू, ये दो लगाओगे, प्लस ये वीडियो देख के बार बार रिवीजन करोगे, तब जाके दिमाग में चीजें बैठेंगी, नहीं तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना और वैसे ही रिवीजन करना। अब आ जाते हैं सैरी बेलम में, है ना, सैरी ब्रम नहीं है ये, सैरी बेलम है, सैरी बेलम। ये पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है ना। फोटो में एक बार दिखा देता हूँ सैरी बेलम, ये देखो, ये है सैरी बेलम, सैरी बेलम, है ना, ये सैरी बेलम, और ये सैरी ब्रम, ठीक है। ये देख रहा सैरी ब्रम, ये सैरी ब्रम, है ना, ऊपर वाला पार्ट जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है। और उसके बाद क्या है, ये सैरी बेलम, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे याद रखो कि बेलन पीछे है, बेलन पीछे है ना, और ब्रह्म, सैरी ब्रह्म ऊपर है, ठीक है। ये फोटो मैंने दिखा दी, याद रखो, पॉज करके थोड़ी देर तक फोटो देख लेना, याद हो जाएगा। वापस से आते हैं, ये सैरी बेलम पीछे वाला पार्ट, मेनली इसका काम होता है क्या, संतुलन बनाए रखना, है ना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, है ना, बैलेंस। ऐसे ऐसा कोई भी काम जिसमें आपकी बॉडी को, आपको संतुलन बनाना है, यानी कि संतुलन क्या बोलेंगे इंग्लिश में यार, संतुलन को बैलेंस, है ना, बैलेंस बनाना। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, तो दो चक्के की साइकिल चला रहे हो, तो उसमें आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। या आपने दारू पी ली बहुत, तो चलने के लिए आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। जब आप नाचते हो खूब जोर जोर से, तो आप ना गिरो, उसके लिए बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। जब आप कूदते हो, तो उसके लिए आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। जब आप झुकते हो, इसमें पेंसिल उठाना लिखा है क्योंकि एग्जाम में आ चुका था, पेंसिल उठाना मतलब आप नीचे झुक के पेंसिल उठा रहे हो, तो ना गिरो। तो कुल मिला के बॉडी में बैलेंस बनाना, जब आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कूद रहे हो, उछल रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, जिसमें आपकी बॉडी को बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ रही है ऐसी किसी भी क्रिया में, तो वो क्या करता है, सेरिबेलम करता है, ठीक है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखना। दारू मैंने इसलिए लिखा कि दारू पी के कई बार थोड़ा इंसान बहकने लगता है ना, इसलिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मस्तिष्क का ये दूसरा बड़ा भाग है। पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिब्रम, है ना। हिंदी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए इंग्लिश बता रहा हूँ। सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिब्रम। और दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिबेलम, जो कि पीछे होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने आपके स्पाइनल कॉर्ड में, मेरु रज्जु में। तो ये मेडुला ऑब्लागेंटा से जुड़ी रहती है, ट्यूब जैसी संरचना होती है, आपको फोटो में मैंने दिखाई दिया था। तो ये क्या लिखा है देखो, ये डायरेक्ट आता है, रिफ्लेक्स एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अब समझ लो प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वहां वो होता है जिसमें आपको तुरंत 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आपको जहां पे एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। कैसे, ये जैसे आपको ये लिखा है यहाँ पे पिन चुभना, ठीक है, तो जैसे ही पिन चुभी तो तुरंत एक्शन वहां पे लेना है कि हाथ हटा लो, है ना। जैसे ही किसी कीड़े ने काटा, ठीक है, जैसे ही किसी कीड़े ने काटा तो तुरंत आपको हाथ हटाना है वहां से। जैसे ही आपको कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म लगी तो आपको तुरंत वहां से हाथ हटाना है। बहुत ज्यादा ठंडी लगी कोई चीज, तुरंत वहां से हाथ हटाना है, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जिसमें आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है और बॉडी ऑटोमेटिक एक्शन लेती है, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। इंग्लिश में से कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन,
है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन जहाँ पे हो जाए और तुरंत हो जाए, एकदम क्विक रिस्पॉन्स हो जाए, सोचना नहीं है वहां पे, है ना, कि 50 घंटा ब्रेन सोच रहा है कि हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं, ऐसा नहीं, पिन चुभी फट से हाथ हटाओ, गरम लगा फट से हाथ हटाओ, ठीक है ना, जिसमें एकदम तुरंत एक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जहाँ पे एकदम तुरंत एक्शन की जरूरत पड़ती है वहां पे ये स्पाइनल कॉर्ड काम आता है, और ऐसे एक्शंस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। यह वर्टिब्रल कॉलम से सुरक्षित रहती है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी इस स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ रहती है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, उसी रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो यही है, ये लिखा है मैंने, मैं हूं दिमाग मेरा दिमाग मत खाओ। तो ये है दिमाग आपका, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ऊपर से, ये नीचे तक जा रहा है, ये है ना, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड। और अगल बगल ये आपको जो मनके दिख रहे हैं ना, ये चौकोर, ये चौकोर, ये चौकोर, ये हड्डी है। तो हड्डी क्या करती है, चारों तरफ से घेरे रहती है ताकि चोट ना पड़े। और ये जो आपको धागे जैसी संरचना दिख रही है, धागा जो दिख रहा है, ये नर्व्स है ना, शरीर के सारे हिस्से से नर्व्स आके सीधे स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से सीधे ब्रेन से ही जुड़ा रहता है। और ये C1 से C7 ये सर्वाइकल वर्टेब्रा यानी कि गले की जो हड्डी होती है ना, आपने क्या सुना होगा ना कि C5 में प्रॉब्लम है। C5 मतलब 5वें नंबर की जो गले की हड्डी है उसमें प्रॉब्लम है, तो वो नाम देते हैं कि गले की जो है उसको C1 से C7, फिर C7 जहाँ पे खत्म होता है तो T1 से T12 थोराइक वर्टेब्रा, फिर L1 से L5। नहीं आएगा एग्जाम में, टेंशन मत लो, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा मैंने, है ना। तो ये रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे फेमस है आपकी जो गले की हड्डी होती है ना, उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा ना, सर्वाइकल हो गया, गले में जब दर्द हो जाता है कई बार तो कहते हैं सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल मतलब क्या होता है, गले में दर्द हो रहा, मतलब गले की हड्डी में कोई नस दब गई है या ऐसा कुछ हो गया। तो ये इमेज मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ऐसा ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है रेड कलर की, और उसको चारों तरफ से आपकी रीढ़ की हड्डी घेरे हुए है, और इसी स्पाइनल कॉर्ड में आपकी नर्व्स आके जुड़ती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ काम के हैं क्या। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी कहते हैं। हाँ, मेल का जो भेजा है, जो ब्रेन होता है वो लगभग 1400 से 1450 ग्राम, फीमेल का जो ब्रेन होता है 1250 से 1300 ग्राम, बारीक यानी बच्चे का जो भेजा होता है उसका वजन 50 से 100 ग्राम होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई मैंने आपको बता दिया, नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है, मतलब जो सेल होता है ना, किस सेल से मिल, आपका ब्रेन किस सेल से मिलकर बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड किस सेल से मिलकर बनी होती है, जो नर्व्स आपकी होती है वो किस सेल से मिलकर बनी होती है, तो न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका हिंदी में कहते हैं। उसके बाद लिखा है मस्तिष्क एक झिल्ली से घिरा होता है जो आघात से बचाता है, उसे मेनिंजिस कहते हैं। इसको डायरेक्ट याद कर लेना, कुछ उतना इसमें है नहीं पढ़ने लायक, ठीक है। और फिर ये न्यूरॉन की संरचना नहीं आता है ऐसा, ठीक है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं किसी एग्जाम में आए हुए, तो इसमें कुछ बताने की खास जरूरत नहीं, फोटो बस देख लेना, ठीक है, न्यूरॉन की संरचना की। और ये याद जरूर रख लेना, ठीक है, कि ब्रेन की, मस्तिष्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक है। किडनी किया जाए संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। तो किडनी की नेफ्रॉन होती है, ब्रेन की न्यूरॉन होती है, ठीक है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का मतलब ये होता है कि ब्रेन का जो सेल है उसको, उसका एकदम सबसे छोटा सेल कौन सा है कि जिनसे मिलके पूरा ब्रेन बनता है, ठीक है। आपको पता है ना कि छोटे छोटे सेल से मिलके आपका पूरा एक ऑर्गन बनता है, पूरा अंग बनता है, ठीक है। तो जो बड़ा अंग आप देखते हैं तो पूरा कोई एक पूरा कंप्लीट नहीं है, तो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और हर अंग की, हर पार्ट ऑफ बॉडी की अलग कोशिकाएं होती। किडनी के जो सेल्स रहते हैं वो अलग टाइप के होंगे, ब्रेन के आपके जो सेल्स हैं वो अलग टाइप के होंगे, हार्ट के सेल्स हैं जो आपके अलग टाइप के होंगे, लीवर वाले सेल्स अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। तो एग्जाम में किडनी के सेल्स अक्सर पूछा जाता है, तो किडनी के सेल्स को बोलते हैं नेफ्रॉन, और ब्रेन के सेल्स या नर्वस सिस्टम के सेल्स या स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में जैसे बताया वैसे ही आता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो आप परीक्षा धाम में देख लेना, उसमें पॉइंट्स भी लिखे होंगे कि ये पिछले के एग्जाम में पूछा गया था। MCQ जरूर लगाना और लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर देखना, ठीक है। और जहाँ कहीं भी MCQ मिल जाए आपको यूनिट 7 के, वो जरूर लगाना, तभी आपको चीज़ें याद रह पाएंगी। मल्टीपल रिवीजन प्लस MCQ, ठीक है, उससे चीज़ें याद रहेंगी। तो अगले वीडियो में मिलता हूँ। ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर लेना।